वागीश्वरी हिंदी कक्षा में डॉक्टर नीरू मोहन वागीश्वरी आप सभी का स्वागत करती हैं। आज का पाठ 10वीं कक्षा की पुस्तक क्षितिज से है। पाठ का नाम है कन्यादान, जो कवि ऋतुराज जी द्वारा लिखा गया है। पिछली कक्षा में हमने कन्यादान कविता के प्रथम काव्यांश की भावार्थ सहित व्याख्या पर चर्चा की थी। आज आपके समक्ष कविता कन्यादान का दूसरा काव्यांश भावार्थ और व्याख्या सहित प्रस्तुत है। दूसरा काव्यांश इस प्रकार है। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। काव्यांश में कुछ कठिन शब्द आए हैं जिनका अर्थ इस प्रकार है। रीझना अर्थात प्रसन्न होना, आभूषण गहने, शाब्दिक भ्रम शब्दों का भ्रम या छलावा, बंधन बेड़ियां या रुकावट। भावार्थ इस प्रकार है कि विवाह के समय माँ अपनी बेटी को कई नसीहतें दे रही है, कई जो है चीज़ें समझा रही है, बता रही है। माँ कहती हैं कि कभी भी अपनी सुंदरता पर खुश होना या इतराना नहीं, आत्ममुग्ध नहीं होना। वह कहती हैं कि आग का काम तो चूल्हा जलाकर घरों के लोगों की भूख मिटाने का है, ना कि अपने आप को और अन्य लोगों को जलाने का। माँ कहती हैं कि अच्छे वस्त्र और महंगे आभूषण बंधन की तरह होते हैं, इसलिए उनके लोभ में नहीं पड़ना चाहिए और ना कभी पड़ना। आखिर में माँ कहती हैं कि लड़की होना, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। इसका मतलब यह है कि उसे हर संभव यह कोशिश करनी होगी कि नारी सुलभ कमजोरियों से बचे, क्योंकि हमारे समाज में लड़कियों पर अत्याचार का खतरा हमेशा बना रहता है। कवि यहाँ कहना चाह रहे हैं, या कवि का कहना है कि वस्त्र आभूषण जैसी नारी सुलभ कमजोरियां किसी लड़की या स्त्री को जीवन में समझौता करने के लिए मजबूर कर सकती हैं या करती हैं। अतः लड़की की माँ चाहती है कि उसकी बेटी उन कमजोरियों से दूर रहे, और माँ ने बेटी को सचेत करते हुए कहा है कि अपने रूप सौंदर्य पर कभी घमंड नहीं करना। पानी में झांककर अपने रूप सौंदर्य पर रीझना मत, इतराना मत, रूप के भुलावे में भ्रमित मत हो जाना। माँ का एक बेटी को यही संदेश है, यही कहना है, यही सीख है। माँ एक और सीख देते हुए कहती हैं कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। अर्थात आग जलकर या आग में जलकर अपने शरीर को नष्ट मत करना, मतलब आग में अपने शरीर को मत जलाना। ये एक माँ अपनी बेटी को सीख दे रही है, सचेत कर रही है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी दुख आए, तुम्हें कोई भी दुख हो, तो अपने शरीर को कष्ट मत देना, क्योंकि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं, और तुम ये गलती कभी मत करना। वस्त्र और आभूषण के लुभावे में आना मूर्खता है, और इनका आकर्षण स्त्री के लिए बंधन है। इसके बंधन में फंसकर अपने अस्तित्व को मत भूल बैठना। आभूषण सौंदर्य वृद्धि के लिए है, बेड़ियां बनने के लिए नहीं। यहाँ माँ इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी तरह से अपनी बेटी को समझा रही है कि आभूषण केवल सौंदर्य को बढ़ाता है, उसको अपनी बेड़ियां मत बनने देना। अंत में माँ यह कहती है कि तुम लड़की बनकर तो रहना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अर्थात तुम में लड़कियों के गुण तो होने चाहिए, परंतु उसकी कमजोरियों से दूर रहना। जो लड़की में एक कमजोरी आ जाती है, मातृत्व की, ममता की, करुणा की, दया की, शीलता की, लज्जा की, माना
कि ये सारे गुण लड़कियों में होते हैं, स्वाभाविक है, और इसी से पता चलता है कि ये एक लड़की है, ये एक नारी है। मगर ये जो गुण है इसको अपने साथ रखना, लड़की होना अच्छी बात है, परंतु अपनी कमज़ोरियों को दूर रखना या उन कमज़ोरियों से दूर रहना। भाव सौंदर्य में आपको यहाँ पे अगर प्रस्तुत करूँ तो माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा को प्रामाणिक अभिव्यक्ति प्रदान की गई है। मतलब माँ ने इस अनुभव को जिया है, उसका ये संचित अनुभव है, पूरे जीवन जो उसने देखा, जो अनुभव किया, जो उसने शिक्षा ली उस अपने जीवन से, तो वो संजो के रखा हुआ है और वो अपनी लड़की को, अपनी बेटी को ये सब कुछ समझा रही है। माँ का हृदय बेटी को वैवाहिक जीवन में कदम रखने से पूर्व मार्ग की कठिनाइयों से सचेत करता है। सुंदरता, वस्त्र तथा आभूषण स्त्री जीवन को बंधनों में बांधने के साधन हैं। माँ यही बता रही है कि इसके छलावे में कभी मत आना। नव जो वधू होती है, नव जो घर की बहू होती है या नव वधू जो होती है, वो सरलता, कोमलता आदि भाव लिए होती है और उसमें होने भी चाहिए, पर साथ ही उससे सावधानी भी बरतनी चाहिए कि इन गुणों को कमजोरी समझकर दुनिया वाले उस पर अत्याचार ना कर सकें। तो उसको अपने आप को सदैव सशक्त बनाना है, कमजोर नहीं बनाना किसी भी स्थिति में। काव्य का अगर मैं शिल्प सौंदर्य आपके सामने प्रस्तुत करूं या काव्य सौंदर्य की बात करती हूं, तो यहाँ कवि ने बहुत ही सरल शब्दावली का प्रयोग किया है। भाषा में प्रतीकात्मकता है, प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे पानी में झांकना तथा रोटियां सेकना। क्रमशः लोगों की आंखों में तैरते प्रशंसा भाव से प्रभावित होना। यहाँ पर पानी में झांकने का अर्थ है कि लोगों की आंखों में जो प्रशंसा के भाव तैरते हैं उससे प्रभावित मत होना। अगर कोई तुम्हारी प्रशंसा करे, तुम्हारी मतलब कि तुम्हारी खूबियाँ बताए या इस तरह की बात करे जिससे तुम्हें ऐसा लगे हाँ ये सच्ची है, ये कितने मतलब कि मेरे अपने हैं, तो इस पर कभी भी या इससे कभी भी तुम प्रभावित मत होना। दूसरा उन्होंने कहा है रोटियां सेकना, तो घरेलू कामकाज करने में प्रतीकात्मक इस शब्द का प्रयोग किया गया है कि रोटियां सेकना, अपने आप को मत जलाना। और वो अपने आप को, रोटियां किस पे सेकी जाती हैं? आग में। तो रोटियां जब आग पे सेक रही हो तो आग रोटी सेकने के लिए होती है, खुद को जलाने के लिए नहीं होती। तो यहाँ बहुत अच्छी तरह से कवि ने प्रतीकात्मकता का प्रयोग किया है शब्दों के माध्यम से। भाषा में प्रतीकात्मकता है। अगले अगर मैं कहूँ तो लड़की होना में गहरी अर्थ व्यंजना है। अगर हम लड़की होना की बात कहें या एक शब्द का इस्तेमाल किया है तो कवि यहाँ यही बता रहा है कि लड़की होना स्वाभाविक है, आप लड़की हैं तो लड़की ही हैं और वो सारे गुण आपके अंदर हैं, मगर ऐसा दिखाई मत देना कि आपके अंदर वो कमज़ोरियाँ विद्यमान हैं जो एक लड़की अपने आप में समझती है कि हाँ मैं कमज़ोर हूँ, मैं ये अगर पुरुष प्रधान समाज है तो मैं इसके आगे कमज़ोर हूँ, किसी को दिखाई नहीं देनी चाहिए। आप लड़की हैं, लड़की होना ये कोई गलत बात नहीं है। आप लड़की हैं तो लड़की ही हैं और लड़की होना अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है। तो लड़की होना, मगर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो यहाँ बहुत गहरी अर्थ व्यंजना है जो अगर सोचे तो बहुत ही गहरी बात कही है उन्होंने। गद्यांश में जो रचना में गद्यात्मक शैली है, गद्यात्मकता है, उसके होते हुए भी जो ये कविता है वो काव्य रूप में है, हमारे साथ में काव्यात्मक रूप लिए हुए है। गद्यात्मक होते हुए भी जो उसका अर्थ है, जो उसकी लय है कविता की, वो काव्यात्मक रूप हमें प्रदान कर रही है। कविता में भावुकता पर बौद्धिकता की विजय नजर आती है। आप अगर पूरी कविता पढ़ें तो भावयुक्त कविता है, मगर बौद्धिकता की विजय नजर आ रही है उस पे। रचना का अलंकारिक सौंदर्य इस प्रकार है
कि उपमा जो वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के, ये एक उपमा करी गई है। और विरोधाभास यहाँ है, माँ ने कहा लड़की होना, लड़की जैसी दिखाई मत देना। रचना में अलंकारिक सौंदर्य बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। उपमा की बात करें तो वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के, ये उपमा बताई गई है। और विरोधाभास कहाँ हो रहा है, जब माँ कह रही है कि माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। यहाँ माँ ने अपनी बेटी को अपने चेहरे पर मत रीझना, अगर हम सोचे कि क्यों कहा है, ऐसा क्यों कहना चाहती है माँ अपनी बेटी को, तो कहते हैं कि ससुराल वाले नववधु के सौंदर्य की प्रशंसा करके उसे अपने वशीभूत कर लेते हैं, ऐसा कहा गया है, ऐसा सोचा जाता है, ऐसी मान्यता है। अपने भोलेपन के कारण बच्ची उन्हें सच्चे मन से उन पर विश्वास कर लेती है, क्योंकि जो उनकी उम्र होती है, एक अच्छी उम्र होती है, जिस समय की ये बात की जा रही है कि माँ कह रही है कि मेरी बेटी अभी सयान ही नहीं हुई है, तो उनके भोलेपन के कारण जो परिवार वाले हैं उसका विश्वास जीतने के लिए उसे उसके सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं और उसे अपने वशीभूत कर लेते हैं। यही कारण है और यहीं से उसके शोषण का दौर शुरू हो जाता है। इसलिए माँ ने अपनी बेटी को अपने सौंदर्य पर रीझने के लिए मना किया है कि अगर कोई आपकी प्रशंसा करे तो उस पर रीझना मत, सोचना समझना, तब आगे कार्य करना और इस पे विचार करना। और माँ ने स्त्री जीवन के बंधन, यहाँ अगर कहें तो किसको कहा होगा, स्त्री जीवन के बंधन उन्होंने किस चीज़ के लिए कहा है। स्त्री जीवन के बंधन क्या होते हैं, जब एक बहू या एक लड़की का विवाह होता है तो अच्छे गहने पहनना, वस्त्र पहनना, आभूषण पहनना, तो ये सब स्त्री जीवन के बंधन बताए गए हैं। और माँ कहती है कि बेटी इनके बंधन में फंसकर अपना अस्तित्व मत भूल जाना। इसलिए माँ यही कहती है और यही चाहती है कि बेटी में लड़कियों वाले सभी गुण हों, परंतु वह कायर, अत्यधिक सहनशील और शारीरिक रूप से कमज़ोर ना बने। वह आदर्शवादी बहुपत्नी माँ के साथ साथ यथार्थवादी भी बने। माँ की अनुभवी आंखें जानती हैं कि बेटी भोली और नादान है, उसे विवाह के पश्चात के सुखद पलों का एहसास तो है, पर वह कटु सत्यों से परिचित नहीं है, अपरिचित है वो इन कटु सत्यों से। और माँ ने बेटी का भविष्य सुरक्षित करने के लिए ही, हर माँ अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित करना चाहती है, इसीलिए उसे जीवन में कटु सत्यों से परिचित कराती है। आपने देखा होगा इस काव्यांश में कवि ने पानी और आग की बात कही है, तो यहाँ पर जो है माँ या कवि, जो कवि इस कविता में बताना चाह रहे हैं कि आग और पानी जीवन के प्रतीक हैं, जो मानव जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको पता है आग भी बहुत ज़रूरी है और पानी भी बहुत ज़रूरी है, दोनों ही जीवन देते हैं, है ना, और जीवन में बहुत ही उपयोगी हैं। ये जो दोनों चीज़ें हैं वो जीवन देने वाली ही नहीं बल्कि जीवन लेने वाली भी हैं। इसलिए कवि ने यहाँ आग और पानी के प्रतीकों द्वारा यह स्पष्ट किया है कि ये दोनों अगर जीवन देते हैं तो जीवन ले भी लेते हैं। तो इस चीज़ का माँ के द्वारा बोध कराया गया है एक बेटी को कि वो इन चीज़ों का जीवन के लिए प्रयोग करे, कि वो अपने इस जीवन में जहाँ वो जा रही है नववधु के रूप में, वहाँ पर इन चीज़ों का जो प्रयोग है वो जीवन के लिए करे, मृत्यु के लिए नहीं, मरने के लिए नहीं। इसीलिए यहाँ पर कवि ने आग और पानी जीवन के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया है। कन्यादान कविता की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि माँ अपनी बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर शिक्षा दे रही है।
हमारे समाज द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं वे आदर्श के रूप में बंधन होते हैं। कविता में कोरी भावुकता नहीं है। आप देख रहे हैं कि कविता का जब मैंने वाचन किया तो इसमें कोरी भावुकता नहीं है, एक संदेश है, एक बौद्धिकता के साथ लिए हुए है, बौद्धिकता के साथ है ये जो कविता है। बल्कि माँ के जो मैंने आपको अभी बीच में ही बताया कि माँ के संचित अनुभवों की जो पीड़ा है वो प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। और कन्यादान जो कविता है वो एक शिक्षाप्रद कविता है। कन्यादान शिक्षाप्रद कविता है। इस कविता में माँ बेटी को उसके अधिकारों के प्रति सचेत कर रही है, जिससे बेटी ससुराल में सुरक्षित रहकर अपने कर्तव्यों को पूरा कर सके या पूरा करे। हमारे समाज में स्त्रियों को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाता है और समाज में उसी नारी की प्रशंसा होती है जो लज्जाशील और शर्मीली हो। यही उसके आभूषण माने जाते हैं, जबकि लज्जा और शर्मीलापन नारी की स्वतंत्रता के बंधन है। नारी का व्यक्तित्व इन बंधनों में जकड़ कर रह जाता है। वही नारी जब इन बंधनों का त्याग कर देती है तो उसका व्यक्तित्व निखर उठता है। इस काव्यांश की व्याख्या जो है वो यहीं पर समाप्त होती है। एक प्रश्न मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी जो आपकी पाठ्य पुस्तक में भी है, प्रश्न अभ्यास में भी आपको मिलेगा, रचना और अभिव्यक्ति में। और वो प्रश्न है कि आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है। आप क्या समझते हैं, कन्यादान जो शब्द है वो लड़कियों के लिए उचित है? तो अगर मैं अपनी बात करती हूँ, मेरी दृष्टि में कन्यादान के साथ दान की बात करना क्यों उचित है? मैं उचित नहीं मानती इस चीज़ को। अगर वर्तमान समय की बात करें तो जब हम लड़का लड़की में कोई अंतर ही नहीं समझते तब हम लड़की को भी वे सब सुविधाएं देती हैं। आप जब आज का समाज आपने देखा होगा, आज का समाज जो है वहाँ पर हम क्या सोचते हैं कि लड़का लड़की एक समान। जब हम लड़का और लड़की एक समान कहते हैं तो लड़की को भी हम लड़कों के समान मान रहे हैं। तो हम वहाँ पर लड़की को भी वो सभी सुविधाएं देते हैं जो एक लड़कों को हम देते हैं। उसको भी उसके अच्छे भविष्य के लिए हम उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, वो सब चीज़ें सिखाते हैं जिसका उसको भविष्य में उपयोग होगा या जिससे उसके भविष्य में जो है निखार आएगा, भविष्य संवर पाएगा। तो हम सारी सुविधाएं भी अपनी लड़कियों को देते हैं जो लड़कों को दी जाती है। तो कन्या को दान करने जैसी बात का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। और अर्थ ही नहीं, हम क्यों उस चीज़ को दान करें जो हमारे लिए एक पूंजी के समान है। हम अपनी पूंजी के लिए दान का शब्द का इस्तेमाल क्यों करें? आज सभी माता पिता कन्या के सुंदर भविष्य की कामना करते हैं, इसलिए वे उसे इस काबिल बना देते हैं कि उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व हो। कहते हैं कि दान में वस्तु दी जाती है और कन्या कोई वस्तु नहीं है जिसे हम दान में देंगे, और दान की हुई वस्तु को हम वापस प्राप्त नहीं कर सकते। हमारा उस पर कोई अधिकार नहीं होता। जब हम कोई चीज़ दान में दे देते हैं तो हम अपनी कन्या पर अधिकार क्यों नहीं रख सकते? क्यों हम किसी को अपनी कन्या दान में दें? कोई कन्या का दान जो ये शब्द है, इसलिए मैं इस कन्यादान शब्द के साथ नहीं हूँ कि हमारी बेटियाँ किसी दान के लिए नहीं हैं, कि जिस पर हमारा शादी के बाद हमारा उन पर कोई अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? उनको हमने पाला है, पोसा है, सींचा है, तो वह हमारे लिए भी उतनी ही जमा पूंजी या जागीर है जितनी उस दूसरे परिवार के लिए जहाँ वह गई हैं।
आधी उम्र एक लड़की अपने परिवार में बिताती है, अपने माता पिता के साथ बिताती है, तो वो कोई ऐसी वस्तु नहीं हो जाती जिसको दान में दिया जा सके, जिसके ऊपर अधिकार छोड़ दिया जा सके। कोई माता पिता अपनी बेटी को दान में देकर ये नहीं सोचेगा कि अब हमारा उस पर कोई अधिकार नहीं रहा। तो ये एक ऐसी संकीर्ण सोच है, संकीर्ण मानसिकता है जिसको हमें ख़त्म करना है, समाप्त करना है। और जब हम कहते हैं कि लड़का लड़की एक समान, तो वाकई में हमें ये समझना चाहिए कि लड़का लड़की एक समान ही हैं। हमें लड़कियों को भी वही सुविधाएं देनी हैं जो हम लड़कों को देते हैं, और उनको भी उसी तरह से उनके पैरों पर खड़े करना है, जिससे कि वह जीवन में आगे जाकर अपने आप को सशक्त महसूस कर सकें, कमज़ोर ना बनाएं। आज का पाठ कन्यादान के दूसरे काव्यांश की व्याख्या और भावार्थ यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करना ना